नमस्कार दोस्तों, विजय एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन टीयर 1 जनरल स्टडीज शिफ्ट 3, इसके 2 पेपर हम लोग ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और ये 3rd पेपर है। बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ को। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास क्या है? देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे प्रश्न है वो ये है, व्हाट इज द मेट्रिक यूनिट of pressure that is equal to 0.986923। दबाव की मेट्रिक इकाई क्या है जो कि 0.986923 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होती है। अच्छा, अब दोस्तों अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो इसमें पहला ऑप्शन जो है बेटा, ये हमारे पास दे रखा है यार्ड, और यार्ड में आपकी लेंथ मापी जाती है। क्वार्ट और गैलन ये दोनों की दोनों वॉल्यूम यानी आयतन की यूनिट है। तो इसमें ऑड वन आउट करने के बाद हमारे पास क्या बचा दोस्तों? बार। तो यानी प्रेशर जो है इसमें एकमात्र ऐसी यूनिट जो आपकी क्वेश्चन में दी है जिसमें आप दाब मापते हैं, प्रेशर मापते हैं, वो आपको दे रखी है बार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बार। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ को। तो अगला सवाल आता है, ड्यूरिंग द ईयर 1991-92 द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिकॉर्डेड अ डैश ग्रोथ ऑफ कितना प्रतिशत? अच्छा दोस्तों, अब ये जो क्वेश्चन है ये एक तथ्यात्मक प्रश्न है और इसका जो उत्तर है ये है आपका पॉजिटिव 0.6%, धनात्मक 0.6% इसका आंसर है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ को। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आता है, सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल लोकेटेड इन बंगाल रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चर ऑफ विच डायनेस्टी। अच्छा दोस्तों, इनमें जो आपकी वंशों का अगर हम शासन की बात करें, अगर आप ये 4 ऑप्शंस को देखें तो इसके अंदर दोस्तों जो पाल वंश है, ये पाल वंश जो है इसने बंगाल पे शासन किया था। ठीक है, तो बंगाल पे रूल करने वाला जो मेन डायनेस्टी है वो पाल डायनेस्टी, और जो सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है ये मंदिर जो है वो आपका पाल आर्किटेक्चर को प्रदर्शित करता है। ये पाल डायनेस्टी द्वारा बनाया गया। तो इसका उत्तर जो है दोस्तों ये है आपका पाल राजवंश। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ को। अच्छा, यहां पे एक प्रश्न और है, एक शुंग डायनेस्टी। ठीक है, इसके बारे में इसके संस्थापक जो हैं दोस्तों ये पुष्यमित्र शुंग हैं और ये भारत की पहला ब्राह्मण राजवंश था, यानी जिसमें ब्राह्मण जो थे वो शासक हुए। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक जिसका नाम बृहद्रथ था उसे समाप्त करके, उसका रूल समाप्त करके एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना की थी मगध में। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ को। तो अगला प्रश्न आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मेंबर ऑफ एक्टेनाइड सीरीज। इसमें से एक्टेनाइड सीरीज का जो मेंबर है वो कौन सा मेटल है? ठीक है, तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो है आपका थोरियम। तो इनमें थोरियम जो है दोस्तों ये आपका एक्टेनाइड सीरीज का मेंबर है। ठीक है, अच्छा तो बाकी जो आपके, अच्छा थोरियम क्या है, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट इसके बारे में जो समझने वाली है वो ये है, थोरियम जो है दोस्तों ये आपका एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, और भारत में थोरियम के कई सारे प्राकृतिक भंडार भी हैं। थोरियम को आपका यूरेनियम में कन्वर्ट करने के बाद इसका उपयोग नाभिकीय भट्टियां यानी जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनमें किया जाता है। इसमें ल्यूटियम ये एक ऐसी धातु है जिसका उपयोग रिसर्च पर्पसेस के लिए किया जाता है, अनुसंधान में किया जाता है। ठीक है, अच्छा लैंथेनम दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है फ्लिंट्स बनाने के लिए। फ्लिंट्स मतलब चकमक पत्थर। जो लाइटर्स होते हैं उनके अंदर आपका एक कार्बन फ्लिंट, ये फ्लिंट्स लगाए जाते हैं जिससे आपका चिंगारी उत्पन्न की जाती है ताकि आग लगाई जा सके।
और मैग्नीशियम। दोस्तों ये मैग्नीशियम, इसके ऊपर एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि क्लोरोफिल, इसके केंद्र में कौन सी धातु होती है? तो क्लोरोफिल के केंद्र में जो है वो मैग्नीशियम धातु होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंस? निम्न में से किसे हम कैपिटल एक्सपेंस या पूंजीगत व्यय माना जाता है? अच्छा, अब यहां पे सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये पूंजीगत व्यय होता क्या है। पूंजीगत व्यय का मतलब यह हुआ, एक ऐसा कोई भी कंपनी जब किसी फिक्स्ड एसेट को परचेस करने के लिए, ठीक है, अचल संपत्ति को खरीदने के लिए जब भी खर्चे करती है, तो इस प्रकार के खर्चों को पूंजीगत खर्चे कहा जाता है। ये खर्चे जो कंपनी के पास या उस जो एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, जैसे बिल्डिंग है किसी कंपनी के पास और वो क्या कर रही है, अपनी बिल्डिंग्स में पुताई कर रही है या अपनी बिल्डिंग्स को और बेहतर बना रही है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसकी वैल्यू इंक्रीज करने के लिए कुछ भी कर रही है, ये सब का सब जो है दोस्तों वो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इस बात को ध्यान में रखते हुए हम हमारे ऑप्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, दूसरा ऑप्शन है पेमेंट ऑफ सैलरीज, तीसरा ऑप्शन है सब्सिडीज और चौथा ऑप्शन है पेंशन। तो दोस्तों इसमें जो खर्चा है कि फिक्स्ड एसेट वाला जो ऑप्शन है वो आपका केवल एक है, जिसको हम कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स, यानी स्कूल भवनों का निर्माण। एक ऐसा हो गया, एक प्रकार का कैपिटल एक्सपेंस हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ को। अगला सवाल आपके पास आता है स्क्रीन पे, द ग्रेट इंडियन नॉवल इज रिटन बाय, द ग्रेट इंडियन नॉवल किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों द ग्रेट इंडियन नॉवल जो है ये कांग्रेस से सांसद हैं श्री शशि थरूर जी। ठीक है, तो इनके द्वारा ये ग्रेट इंडियन नॉवल लिखा गया है। ठीक है, चलिए इसमें एक ये खुशवंत सिंह जी भी बहुत फेमस लेखक हैं और इनका एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर नॉवल है जिसे कहते हैं अ ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है, व्हाट इज द हाइट ऑफ बैडमिंटन नेट? अब बैडमिंटन नेट की हाइट कितनी होती है? तो दोस्तों बैडमिंटन नेट की जो हाइट होती है वो 5.1 फीट होती है। ठीक है, अच्छा यहां पे ये आपसे पूछ रहा है कि जो बैडमिंटन का कोर्ट है, ये बीच में जो नेट लगाया जाता है, इस नेट की ऊंचाई वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 5.1 फीट होती है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आता है आपके पास, चलिए अगला प्रश्न आता है, हु वॉज द फर्स्ट अर्जुन अवार्ड विनर इन कबड्डी? ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो हमारे देश के अंदर जितने भी आपके वो खिलाड़ी होते हैं जिनका बहुत ज्यादा एक उत्कृष्ट प्रदर्शन अपने करियर में रहा होता है, उन खिलाड़ियों को सरकार द्वारा, खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन अवार्ड दिया जाता है और उनके जो गुरु होते हैं उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। अब इसमें ये जितने भी हमारे यहां पे प्लेयर्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके कबड्डी प्लेयर्स हैं। ठीक है, और इन कबड्डी प्लेयर्स में सबसे पहले जो आपका ये पाने वाले थे, अर्जुन अवार्ड पाने वाले थे, वो हैं साहानन महादेव शेट्टी। ठीक है, ये सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था और इन्हें ये अर्जुन अवार्ड मिला था 1972 में। ठीक है दोस्तों,
चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ को, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आता है, इन विच ईयर डिड द 44th अमेंडमेंट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, इसे कब हटा दिया गया था? तो दोस्तों जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये 1978 में हुआ था। अब जरा एक चीज और समझते हैं, ये जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, ये संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19F में उल्लेखित था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, अब इन दोनों को यहां से रिवोक करके इनकी जगह पे एक नया आर्टिकल 300A डाल दिया गया है। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब ये एक लीगल राइट है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। बाय विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज द 11th फंडामेंटल ड्यूटी एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन? किस भारतीय संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया? तो अच्छा दोस्तों, अब ये जो 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई थी, ये जोड़ी गई थी 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ठीक है, अब फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूएसएसआर से यानी रूस से ली गई है। ठीक है, और जो हमने ये ड्यूटीज ली थी, इन ड्यूटीज के अंदर मूलतः 10 कर्तव्य हमारे हुआ करते थे। ठीक है, इसमें 11वां कर्तव्य जो कि शिक्षा यानी कि एजुकेशन से संबंधित है, वो कर्तव्य हमारा संविधान में जोड़ा गया। ये जो हमारा 11वां कर्तव्य है, इस 11वें कर्तव्य के अंतर्गत कोई भी मां बाप या अभिभावकों को अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने की ड्यूटी या कर्तव्य दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके पास आता है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स फाउंडेड द वुमेन्स विंग ऑफ कांग्रेस इन 1940? निम्न में से किन्होंने आपका निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1940 में कांग्रेस के महिला विंग की स्थापना की थी? ठीक है, तो दोस्तों महिला विंग की जो स्थापना की थी, ये की थी सुचिता कृपलानी जी ने। ठीक है, तो ये स्थापना की थी सुचिता कृपलानी जी ने। अब यहां पे जो अरुणा असफ अली हैं, ठीक है, ये भी हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण फ्रीडम फाइटर रही हैं, और अरुणा असफ अली को जाना जाता है ग्वालिया टैंक ग्राउंड में कांग्रेस का फ्लैग हॉइस्ट करने के लिए। ठीक है, दूसरा, सुचिता कृपलानी जी ने तो आपका महिला विंग की स्थापना की थी, महिला शाखा की स्थापना की थी। सरोजनी नायडू जी, इन्हें जाना जाता है किसके नाम से? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला के नाम से इन्हें जाना जाता है, और ये पहली ऐसी महिला हैं जो कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू जी है। ठीक है, और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट जी थी। ठीक है, दूसरी चीज लक्ष्मी सहगल जी। अब लक्ष्मी सहगल जी जो हैं, ये आपकी इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज, तो आजाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड या जिसको हम रानी झांसी ब्रिगेड कहते थे, रानी झांसी ब्रिगेड की चीफ थी। ठीक है, इनकी प्रमुख थी, इनकी लीडर थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आता है आपके पास, when the president of India keeps a bill except money bill, constitutional amendment bill pending for an indefinite period, it is called। जब भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक,
धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अनिश्चित काल के लिए लंबित रखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। ठीक है, तो वो वीटो जिसमें किसी भी बिल को डिले किया जाए, वो वीटो जिसमें किसी भी बिल को डिले किया गया, इसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? पॉकेट वीटो कहेंगे। ठीक है, अच्छा अब अगर हम देखें एब्सोल्यूट, तो इसमें जो सबसे पहला वाला है वो है एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, अच्छा एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या हुआ भैया? ये वो कंडीशन है जिसमें जो राष्ट्रपति जी हैं वो क्या करते हैं? किसी भी बिल को पारित होने ही नहीं देते। मतलब प्रेसिडेंट के पास आया और प्रेसिडेंट उसे रिटर्न कर देंगे और वो बिल जो है वो आपका फिर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कब अकर करता है? अगर जो बिल राष्ट्रपति के आपके पास आया है वो एक निजी विधेयक है। सबसे पहली कंडीशन, ये एक प्राइवेट बिल है। अब सवाल यह आता है कि ये प्राइवेट बिल होता क्या है? देखिए दोस्तों, जो भी संसद में साधारण बिल आते हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं, ये ऑर्डिनरी बिल्स दो प्रकार के होते हैं। एक जिन्हें सरकार लेके आए तो उसे गवर्नमेंट बिल कहा जाता है, और एक सरकार के अलावा कोई भी सांसद जो बिल लेके आता है उसे प्राइवेट बिल कहा जाता है। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 1, अगर एक प्राइवेट बिल है और उस प्राइवेट बिल के वो राष्ट्रपति के पास आया है और राष्ट्रपति उस बिल पर हस्ताक्षर करने से यदि मना कर देते हैं तो इसको हम लोग कहेंगे कि भैया ये प्राइवेट बिल है। ठीक, अगला कंडीशन नंबर 2, अमेंडेटरी जो वीटो होता है। अमेंडेटरी वीटो का मतलब यह हुआ कि जो हमारे माननीय राष्ट्रपति हैं वो क्या करेंगे? वो बिल के ऊपर कुछ अमेंडमेंट्स का सुझाव देंगे कि मतलब जैसे अगर आपका कोई बिल आया और राष्ट्रपति जी ने कहा कि इसमें इस कंडीशन की जगह आप ये वाली कंडीशन को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो इसे अमेंडेटरी वीटो कहा जाता है। और कंडीशन नंबर 3, सस्पेंसिव वीटो। कोई बिल राष्ट्रपति जी के पास आया और राष्ट्रपति जी ने उसे रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसे साइन ना करके इसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार का जो वीटो होता है वो सस्पेंसिव वीटो कहलाता है। अगर संसद वापस से उस बिल को दूसरी बार राष्ट्रपति के पास वैसे का वैसे ही भेज दे तो दूसरी कंडीशन में क्या होता है? राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग हमारे राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों को देखें तो राष्ट्रपति की जो वीटो शक्तियां हैं वो एक एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो और सस्पेंसिव वीटो, इसका मिला जुला स्वरूप हमारे राष्ट्रपति को दिया गया है। ये 3 प्रकार की असल में वीटो शक्तियां दी गई है। अमेंडेटरी वीटो जो पावर है ये हमारे राष्ट्रपति को नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ को। अगला सवाल आपके पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्क और मस्जिद was built during the reign of Lodhi dynasty of Delhi सल्तनत। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासनकाल में बनाई गई थी? ठीक है, अच्छा अब इसमें ये जो लोधी डायनेस्टी के समय पे बनी हुई मस्जिद है वो है आपकी मोथ की मस्जिद। मोथ की मस्जिद ये बनी हुई है। अब इसमें अगर मैं बाकी ऑप्शंस को देखूं, ठीक है, तो बेगमपुरी मस्जिद जो है ये बनी है तुगलकों के शासनकाल में। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ये बनी है स्लेव डायनेस्टी के समय पे, यानी गुलाम वंश के समय पे। और लाल मस्जिद जो है इसका निर्माण हुआ है आपकी मुगल वंश के समय पे। ठीक है, तो बेगमपुरी मस्जिद तुगलकों के समय पे, कुव्वतुल इस्लाम गुलाम वंश के समय पे, ठीक है, और
लाल मस्जिद मुगलों के समय पे और मोथ मस्जिद जो है ये लोधी वंश के समय पे बनी थी। इस मस्जिद का जो निर्माण है वो सिकंदर लोधी द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आता है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स और कंटामिनेंट्स आर कैरीड अवे बाय वाटर इनटू द लोअर लेयर्स ऑफ सॉइल्स। निम्न में से किस प्रक्रिया में पोषक तत्व या संदूषक दल द्वारा प्रवाहित हो जाते हैं या मृदा की निचली परतों में चले जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है आपका निक्षालन यानी कि लीचिंग। ठीक है, तो ये लीचिंग की प्रक्रिया यहां पे दी गई है। ठीक, बाकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, विरंजन, ठीक है, ब्लीचिंग तो आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है ही नहीं। ब्लीचिंग के अंदर जनरली क्या होता है, हम किसी भी कलर को में से उसका जो रंग है उस मूल रंग को उसमें से हटाने का कार्य करते हैं। सोइंग का अर्थ यह हुआ कि भैया जब हम बीज बोएंगे, और जुताई का मतलब जब हम क्या करेंगे, खेतों में हल चला के खेत को तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये दो तो आंसर है ही नहीं, और इसमें एक ही एक प्रोसेस बचता है हमारे पास जो आपका क्या है, लीचिंग प्रोसेस है, या जिसको हम लोग निक्षालन कहते हैं। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आता है, वेयर आर द हुका फॉल्स आर सिचुएटेड। हुका जो फॉल्स हैं वो कहां पे स्थित हैं? तो दोस्तों ये हुका फॉल जो है ये न्यूजीलैंड में स्थित हैं। ये एक आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आता है, गंगौर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया इज एसोसिएटेड विद विच गॉडेस। ठीक है, हमारा मध्य और पश्चिमी भारत में मनाया जाने वाला गणगौर उत्सव किस देवी से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है माता पार्वती से, पार्वती जी से संबंधित ये फेस्टिवल है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, इन विच ईयर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड। किस वर्ष में सिडबी की स्थापना हुई थी? ठीक है, तो दोस्तों सिडबी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी वर्ष 1990 में। ठीक है, 1990 में। सिडबी क्या है? ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के विकास का कार्य करता है। इनके डेवलपमेंट और इनके फाइनेंशियल एड के लिए एक विशिष्ट प्रकार का बैंक बनाया गया है। अगला प्रश्न आता है आपके पास, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर कंपोज्ड ऑफ। अच्छा दोस्तों, हमारे सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रहों को हम 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियल प्लैनेट्स। अब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मतलब बच्चों ये हमारे आंतरिक ग्रह हैं, जो अंदर के ग्रह हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये आंतरिक ग्रह। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये यहां से यहां तक ये हमारे बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह जो हैं इनका निर्माण किससे होता है? तो इनका निर्माण होता है दोस्तों धातुओं से और चट्टानों से, रॉक एंड मेटल से। ठीक है, अच्छा इसमें एक छोटी सी ट्रिक मैं आप लोगों को समझा रहा हूं और इसे याद रखिएगा। अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है विविध एग्जामों में कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमने इस तरीके से लिखा हुआ है, हमने क्या करना है, अर्थ से ऐसे ऊपर गए, वीनस पे, फिर मार्स पे आए, फिर मरकरी पे गए, और फिर जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून, यूरेनस, नेपट्यून। ठीक है,
तो दोस्तों अर्थ से आपने क्या बनाना है, एक एन शेप की आकृति बनानी है, अर्थ से एन बनाना है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह वीनस है, फिर वीनस के बाद मार्स है, मार्स के बाद मरकरी है, मरकरी के बाद जुपिटर है, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ठीक है, तो आपने एक एन शेप की आकृति बनानी है। ठीक है, तो ये आपका वो क्रम है जो पृथ्वी और बाकी ग्रहों के बीच में दूरी का क्रम है। तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, वीनस है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ को। अगला प्रश्न हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज द लोवेस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 के सेंसस के अनुसार, किस जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो दोस्तों इसका उत्तर जो है वो है दादरा एंड नागर हवेली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉ कमीशन फॉर द कंसोलिडेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज। ठीक है दोस्तों, तो ये चार्टर एक्ट 1833 में ये लाया गया था, इंडियन लॉज को कोडिफाई किया गया था। ठीक है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 इसे कहते हैं दोस्तों मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, और इसमें भारत में पहली बार आपका सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचन व्यवस्था लाए थे अंग्रेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये कहलाता है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसके माध्यम से प्रांतों में द्वैत शासन यानी डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की शुरुआत की गई। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, बच्चों इस एक्ट का एकमात्र मूल उद्देश्य क्या था? इस एक्ट का उद्देश्य यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करना, एंडिंग द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है दोस्तों, 1813 के एक्ट से हमें यह मिला। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड प्रिजर्वेटिव? ठीक है, निम्न में से कौन सा फूड प्रिजर्वेटिव नहीं है, खाद्य संरक्षक नहीं है? सोडियम नाइट्रेट खाद्य संरक्षक होता है, विनेगर भी खाद्य संरक्षक है, और इसमें सोडियम क्लोराइड यानी नमक भी संरक्षण के काम आता है। ठीक है, तो इसमें बचा क्या हमारे पास? एक्वारेजिया। ठीक है, एक्वारेजिया। अब ये एक्वारेजिया जो है, इसका ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स में से एक होता है, और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मिलाए जाते हैं। ये एकमात्र ऐसा एसिड है जिसमें सोना घुल जाता है, गोल्ड डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। नंबर ऑफ पॉन इन चेस इज, शतरंज के खेल में प्यादों की संख्या कितनी होती है? चलिए अब जरा यहां पे समझते हैं। किंग, क्वीन, राजा, बेगम। ठीक है, इसको वजीर भी बोल लो या बेगम बोल लो। ठीक, इसके बाद दो होते हैं ऊंट, इसके बाद होते हैं दो घोड़े, और इसके बाद होते हैं दो हाथी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये तो 8 है। इसमें हमसे ये पूछा हुआ है कि इसमें प्यादे कितने होते हैं? इन सब के आगे उतने ही प्यादे होते हैं, 8 प्यादे। पर ये 8 प्यादे तो एक तरफ हुए ना, दूसरा भाई एक सफेद वाला है तो एक काला वाला भी तो होगा। ठीक है, तो 8 यहां और 8 वहां, यानी कुल कितने प्यादे होते हैं? 16 प्यादे होते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, आइडेंटिफाई द थर्ड जर्मन लेयर फाउंड इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स
यानी वो जीव जिनमें 3 लेयर्स होती है, जिनकी त्वचा में 3 लेयर होती है। और इस जो ये जो हिस्सा होता है हमारा, इसे कहा जाता है मीजोडर्म। तो ये मीजोडर्म लेयर जो है वो कहलाती है दोस्तों आपकी तीसरी लेयर, थर्ड लेयर। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम adopts the one district one product approach to reap the benefit of scale in terms of procurement of inputs, availing common services and marketing of products? निम्न में से कौन सी योजना इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने, उत्पादों के विपणन की दृष्टि से बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण को अपनाया जाता है? ठीक है, अब दोस्तों ये जो स्कीम है वो है PMFME, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। एक जिला एक उत्पाद के लिए ये आपकी योजना है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, अभी जो हमारा बजट था लास्ट, इससे पिछला जो बजट हमारा रहा है, उसके अंदर एक प्रावधान किया गया था यूनिटी मॉल का। ठीक है, और उस यूनिटी मॉल के अंतर्गत हर एक जिले में एक ऐसा मॉल बनाया जाएगा जिसके अंदर भारतीय उत्पाद बिकेंगे। तो इसके अंदर जीआई प्राप्त, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त जितने भी उत्पाद हैं वो भी हैं, और साथ ही साथ इसमें आपका इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो थीम है इसे भी आपका पुश किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक इन इंडिया? भारत में कार्नेटिक संगीत, ठीक है, के जनक या इनके पितामह किन्हें कहा जाता है? ठीक है, तो इसके जो ये एक तथ्यात्मक प्रश्न है और इसका जो उत्तर है वो है श्री पुरंदरदास जी को। ठीक है, तो श्री पुरंदरदास जी जो हैं ये हमारे कार्नेटिक संगीत के जनक माने जाते हैं। चलिए, तो ये हैं दोस्तों हमारे आज के प्रश्न। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।